एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एमपी का पावर कारपोरेशन की वैकेंसी थी उसका एग्जाम डेट घोषित हो गया है। ये 25, 26, 27, 28 में होना तय है। तो उसी को देखते हुए ये जो बिहार पीसीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं और एमपी पीजीसीएल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का ये प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए पेपर बनाया गया है। 25 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है यानी कि RL बराबर RS से स्रोत प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होगा? वोल्टेज, पावर, पावर फैक्टर, धारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पावर। तो इस कंडीशन में आपका पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कब? जब लोड प्रतिरोध और स्रोत प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रेजिस्टेंस हीटिंग। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है? सीढ़ी वायरिंग के लिए, कंसील्ड वायरिंग के लिए, सीटीएस वायरिंग के लिए, कंड्यूट वायरिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सीढ़ी वायरिंग के लिए टू वे स्विच यूज किया जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से सीढ़ी वायरिंग की जाती है। ये टू वे स्विच है जिसमें कितने 3 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। तो सीढ़ी वायरिंग कुछ इस तरीके से होती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई बल्ब है, इस बल्ब को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से न्यूट्रल दे दिया जाएगा, ये N और ये P। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से, या एक सर्किट का 2 रास्ता है, एक सर्किट का 2 रास्ता। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कम वोल्टेज उपकरणों 440 वोल्ट पर मैगाइट टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग है 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 500 वोल्ट। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करेगा? किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पे EF बराबर PN बटा 120, F बराबर PN बटा 120। P का मान कितना है? 2, N का मान है 1500 बटा 120। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 6 दूना 12, 6 5 30, यानी कि 25 HZ। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? 2 पोल 1500 आरपीएम के लिए फ्रीक्वेंसी 25 HZ आएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है? जो ये डीसी जनरेटर होता है इसमें हम इनपुट क्या करते हैं? तो इनपुट के लिए मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर? तो जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
कन्वर्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता? लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, ग्रेमरिंग वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेमरिंग वाइंडिंग यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये महंगा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये महंगा होता है और स्थान ज़्यादा घेरता है, और स्थान ज़्यादा घेरता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। घरेलू उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करती हैं? 40 वोल्ट एसी, 40 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट एसी, 130 वोल्ट डीसी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 230 वोल्ट एसी। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति क्या है? थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति क्या होती है? जनरेटर के तुरंत बाद, बॉयलर और जनरेटर के बीच में, बॉयलर से तुरंत पहले, जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉयलर और जनरेटर के बीच में। मान लीजिए ये आपका बॉयलर है और ये जनरेटर है, तो इसी के बीच में क्या लगता है? टरबाइन। क्या लगा होता है? टरबाइन, जिसका ये प्रेशर पड़ता है और यही मूव करता है, जिससे आपका जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्लियर? तो जो टरबाइन की स्थिति होती है वो बॉयलर और जनरेटर के बीच में होती है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? साइडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, स्प्लिट फेज मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, साइडेड पोल मोटर। ये 135 वाट तक मैक्सिमम बनाए जाते हैं। कितने? 135, 5 से 135 वाट। जो इसकी दक्षता होती है वो 5 से 35% होती है। 5 से 35% इसकी क्या होती है? इफिशियंसी साइडेड पोल मोटर की। ये खिलौनों में यूज किए जाते हैं क्योंकि ये कम वाटेज के बनाए जाते हैं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अल्टरनेटर की गति को बढ़ाना, हंटिंग प्रभाव को कम करना, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करना, स्टार्टिंग टार्क प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, हंटिंग प्रभाव को कम करना। डैम्पर वाइंडिंग यूज किया जाता है अल्टरनेटर में। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला होएस्ट क्रेन आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इस मोटर को चालू करने के लिए जो स्टार्टर यूज किया जाता है वो 3 फेज रियोस्टेट स्टार्टर यूज किया जाता है। रियोस्टेट स्टार्टर यूज किया जाता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? पोल और ट्रांसफार्मर, रोटर, कम्यूटेटर और आर्मेचर, कंडक्टर और इंसुलेटेड बाइंडिंग, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर। तो ये ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टार्क होगा। अब ये संचालित हो रहा है मोटरिंग मोड में, तो टार्क क्या होगा? ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्लिप के समानुपाती होगा, स्लिप के भी उत्क्रमणपाती होगा,
स्लिप वर्ग के समानुपाती होगा, स्लिप से स्वतंत्र होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो अंततः आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। 3 फेज मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन, बायो-सेवर्ट का नियम, म्यूचुअल इंडक्शन, एम्पियर का नियम? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे 3 फेज मोटर कार्य करता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। खुले मैदानों में बिजली के अस्थायी उपयोग के लिए आमतौर पर किस प्रकार की वायरिंग की जाती है? क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, बैकन वायरिंग? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लीट वायरिंग। क्लियर? जैसे जब भी कोई मेला आता है या प्रदर्शनी आता है तो उसमें जो वायरिंग की जाती है वो क्लीट वायरिंग की जाती है अस्थायी समय के लिए, 1-2 महीने के लिए। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है? सिंक्रोनस मोटर, डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 फेज रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि अपनाई जाती है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिजली घरों पर रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंक्रोनस मोटर। रिएक्टिव पावर जो होता है वो होता है kVAR। क्या होता है? kVAR। इसी को रिड्यूस करने के लिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, और पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए जो मोटर होता है वो सिंक्रोनस मोटर है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, एक्साइटर? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्साइटर सब स्टेशन पे नहीं पाया जाता। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, डीसी सीरीज मोटर, कैपेसिटर मोटर, साइडेड पोल मोटर? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो एसी और डीसी दोनों से ऑपरेट होता है। एसी और डीसी से दोनों से चलाया जा सकता है। क्लियर? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है kVAR, kW, MW, kVA। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो kVA में होती है। साथ में जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी भी रेटिंग किस में होती है? kVA में होती है। अब हम बात करें, एक फार्मूला होता है kW बराबर kVA इंटू cos फाई। तो जहां भी लोड पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है उसकी रेटिंग kVA में होती है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा? मोटर चलना बंद कर देगा, मोटर विपरीत दिशा में चलेगा, मोटर जल जाएगा, मोटर उसी दिशा में चलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मोटर विपरीत दिशा में चलेगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 Hz 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड कोण है। समकक्ष में मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी? तो होता थीटा एम बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल अपान 2। थीटा इलेक्ट्रिकल अपान 2 ये है 14/2, ये आ जाएगा कितना? 7। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 डिग्री। क्लियर?
अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंडरग्राउंड सर्विस के लिए उपयोग किए जाने वाला सुपर टेंशन एसटी केबल्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने तक होता है? 55 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 22 केवी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 33 केवी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? एक फार्मूला होता है एवरेज डिमांड। क्या? एवरेज डिमांड बराबर लोड फैक्टर गुणे मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड तो लोड फैक्टर कितना है आपका? 20 गुणे मैक्सिमम डिमांड कितना? 50%। 50/100, तो ये 2 जीरो कट गया, ये आ गया 10। ये तो आ गया आपका एवरेज डिमांड। अब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो निकालेंगे आप, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालने के लिए आपको एवरेज बटा कैपेसिटी डिमांड, कैपेसिटी डिमांड, तो ये है आपका एवरेज आ गया 10, कैपेसिटी डिमांड है 25 गुणे 100, तो 25 चौक का 100 और 10 चौक 40%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, संभाल के रखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस तरीके से वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर यह चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।